नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? बढ़िया है। मैं भी अच्छा हूं। तो और बताइए, तैयारी कैसे चल रही है? तैयारी कैसे चल रही है प्यारे बच्चों, बताइए। आज आप लोगों के लिए हम बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं। ये ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में, हर कंपटीशन जो परीक्षा होती है उसमें पूछ दिया करता है प्यारे बच्चों। और आज जो है बहुत ही बेहतरीन चैप्टर हम लेकर आए हैं, बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं, और वो है कृषि। क्या है बच्चों? वो है कृषि, जिसको अंग्रेजी में एग्रीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एग्रीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एग्रीकल्चर बोलते हैं। और आप लोग जानते हैं कि हमारी जो देश है, ये हमारा जो देश है वो कृषि पर टिकी हुई है। अगर कृषि नहीं होता तो फिर खाने के लिए अन्न नहीं मिलता प्यारे दोस्तों। तो इस तरह से कृषि के संदर्भ में बहुत ऐसे दार्शनिक हैं, बहुत ऐसे विचारक हैं जो अपने अपने विचार को व्यक्त किए हैं। उन्हीं विचारों में से मैं एक दो का यहां डिफिनेशन बताऊंगा कृषि के क्षेत्र में। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, कृषि पर आधारित जो है हमारा पूरा देश है। ये एक तरह से कह दिया जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है पूरा कृषि पर टिका हुआ है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है, ये एक रीढ़ की हड्डी है प्यारे दोस्तों। क्या है? रीढ़ की हड्डी, यानी मेरुदंड है। उसको मेरुदंड से हम कम नहीं कर सकते। तो चलिए, कृषि के संदर्भ में हमारे जो भारत के यानी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या कहा कृषि के संदर्भ में। तो यहां उनके वक्तव्य को थोड़ा सा लिख लेते हैं, जान लेते हैं कि कृषि के संदर्भ में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था। यहां लिखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, नेहरू के अनुसार हम लोग ये जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा था कि सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है, सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है, परंतु कृषि नहीं। यानी कृषि के संदर्भ में उन्होंने कथन कहा था। क्या कहा था? कि सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है, परंतु कृषि नहीं, परंतु कृषि नहीं। और प्यारे बच्चों, इसके ये जो सेंटेंस है देखने में बहुत छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसके भाव इतने गंभीर है, इसके अर्थ इतने योगदानपूर्ण है कि सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है परंतु कृषि नहीं। यानी कोई भी प्रतीक्षा कर सकता है, लेकिन कृषि जो है प्रतीक्षा नहीं करती है प्यारे बच्चों। क्योंकि अगर समय से कृषि नहीं करेंगे तो फिर वो होगी नहीं। इसलिए सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है लेकिन कृषि नहीं। ये किसके वक्तव्य है, किसके विचार है, किसके कथन है प्यारे दोस्तों? तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के क्या है, प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है परंतु कृषि नहीं। आगे भी हम बताएंगे कृषि के क्षेत्र में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या उसका अर्थ निकला, क्या क्या विचारकों ने अपना विचार को प्रस्तुत किया। चलिए, तो ये समझ में आया होगा।
आगे हम ये बताएंगे कि कृषि जो होती है वो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आती है। जो कृषि होती है प्यारे बच्चों, वो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आती है? प्राथमिक क्षेत्र में आती है, क्योंकि प्राथमिक के बाद द्वितीय और तृतीय क्षेत्र भी होता है। तो जो कृषि होती है प्यारे दोस्तों, वो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आती है। तो यहां लिख सकते हैं, ये सारा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बता रहे हैं प्यारे बच्चों कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। तो लिखिए कृषि 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 अर्थव्यवस्था के प्राथमिक अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आती है प्यारे दोस्तों। प्राथमिक क्षेत्र में आती है, प्राथमिक क्षेत्र में आती है। तो इस तरह से ये जो है हम इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। जो कुछ ऐसी चीजें हैं, यानी जो कृषि है वो अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं प्यारे दोस्तों। अब आगे कुछ हम देखेंगे कि इसका वर्तमान में कितना योगदान है, मतलब कृषि का अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इसका योगदान कितना है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि इसका वर्तमान में जो योगदान है वो 18.8% है। तो यहां लिख सकते हैं वर्तमान में इसका जो योगदान है, वर्तमान में इसका योगदान 18.8% है। कितना है प्यारे बच्चों? 18.8 जो है किस क्षेत्र में? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। किसका? तो कृषि का। वर्तमान में कृषि का योगदान जो है 18.8% है। ये सारा जो कथन लिख रहे हैं प्यारे दोस्तों, ये सब प्रश्न है और उत्तर भी इसी में छिपा हुआ है, उत्तर भी इसी में हम दे रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम बता रहे हैं जो हर जगह नहीं मिलेगा प्यारे दोस्तों। ये चीजें हर जगह नहीं मिलेगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये चीजें हर जगह नहीं मिलेगा। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। हाँ, तो प्यारे दोस्तों हम अब ये बताएंगे, अब ये हम बताने वाले हैं कि भारत की कुल श्रम शक्ति का, यानी भारत में जितनी भी श्रम शक्ति है उसका कितना % भाग जो है कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है। क्योंकि कोई भी हम काम करते हैं प्यारे दोस्तों तो उसमें श्रम लगता है, शक्ति लगता है, बल लगता है। तो भारत का श्रम शक्ति का कितना % जो है हमारा जो है कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है, ये सारा चीज पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे हम। तो चलिए लिखिए, लिखेंगे भारत की कुल श्रम शक्ति का, भारत की कुल श्रम शक्ति का 45 से 50% भाग, 45 से 50% भाग, यानी भारत की कुल श्रम शक्ति का 45 से 50% जो भाग है वो कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है दोस्तों, ये जान जाइए। इसमें लगा है भाग कृषि क्षेत्र में लगा है। किस क्षेत्र में?
तो कृषि क्षेत्र में लगा है, कृषि क्षेत्र में लगा है। और यही कारण है प्यारे दोस्तों, यही वजह है, यही रीजन है कि कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था के मेरुदंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मेरुदंड। तो लिख सकते हैं कि यही कारण है कि कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? मेरुदंड। मेरुदंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? तो मेरुदंड कहा जाता है। फिर एक बार इस पॉइंट को हम दोहराते हैं। भारत की कुल श्रम शक्ति का 45 से 50% भाग कृषि क्षेत्र में लगा है। कितना लगा है प्यारे दोस्तों? तो 45 से 50% भाग कृषि क्षेत्र में लगा है। और यही कारण है कि यही कारण है कि कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या कहते हैं? मेरुदंड, यानी रीढ़ की हड्डी कहा जाता है प्यारे दोस्तों। क्या कहा जाता है? रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। और एक चीजें हम बता दें प्यारे दोस्तों जानकारी के लिए कि भारत को, यानी भारत की जो जलवायु होती है, जो क्लाइमेट होती है प्यारे दोस्तों, वो 15 क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में? यानी भारत के जलवायु को, यानी कुल मिलाकर के भारत को 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। कुल मिलाकर हम कहें कि भारत को 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो यहां लिख सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट, भारत को 15 जलवायु 15 जलवायु यानी क्लाइमेट 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। पंद्रह जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, तो प्यारे दोस्तों हमने क्या कहा था? अभी हमने कहा था कि भारत को 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। फिर से इस चीज को दोहराते हैं। कहने का मतलब यह है कि पूरे भारत को 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, जबकि अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें प्यारे दोस्तों, जबकि उत्तर प्रदेश को 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इस सेंटेंस को हम पूरा कर सकते हैं। यहां पे कहने का मतलब यह है कि भारत को 15 जलवायु 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, जबकि उत्तर प्रदेश को 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। कितना प्यारे दोस्तों? 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। 9 जलवायु क्षेत्रों में
बांटा गया है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट चीजें हमने बताया। आगे हम लोग देखेंगे कि भारत में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती है। जैसे आप लोग जानते हैं, हम लोग कृषि की आज चर्चा करेंगे और वो भी इंपॉर्टेंट चीज है, बेकार की बातें नहीं प्यारे दोस्तों। तो अब यहां से हम शुरू करेंगे कि भारत में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती है और वो फसलें कौन कौन सी हैं। तो यहां हम लिख देते हैं कि भारत में भारत में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं प्यारे दोस्तों। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो भारत में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती है और वो आप लोग जानते हैं प्यारे दोस्तों कौन कौन होता है। 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती है और कौन कौन है। तो पहले हम चर्चा करते हैं रबी की फसलें। जैसे आप लोग जानते हैं कि रबी की फसलें होती हैं, खरीफ की फसलें होती हैं और जायद की फसलें होती हैं। ये सारा चीज हम बताएंगे प्यारे दोस्तों कि रबी की फसल में कौन कौन आता है लगभग हम बता देंगे, और खरीफ की फसल में कौन कौन आता है वो भी बता देंगे, और जायद की फसल में कौन आता है वो भी बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि रबी की फसल किस महीने से किस महीने के बीच में होता है। सारा चीज यानी समय के साथ हम यहाँ डिस्कस करेंगे प्यारे दोस्तों, समय के साथ हम आपको बताएंगे। तो हमने क्या बताया यहाँ पे कि भारत में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती है। पहला जो है रबी की फसलें। पहला क्या है दोस्तों? रबी की फसलें, यानी रबी की फसलें। रबी की फसलें, पहला क्या है? रबी की फसलें। तो रबी की फसलें में क्या क्या होता है, पहले तो हम ये जानेंगे कि रबी की फसलें कब से शुरू होती है बुआई, यानी उसकी बुआई कब से शुरू होती है और फिर उसकी कटाई कब से मतलब शुरू हो जाती है, मतलब कटाई कब होती है, यानी बुआई और कटाई कब होती है, और कौन कौन फसल आती है रबी की फसल में, ये सारा चीज हम आप जानेंगे, है ना। तो रबी की फसल में हम बुआई के समय जान लेते हैं कि रबी की फसल जो है कब बुआई होती है। बुआई यानी कब बुआई इसकी की जाती है। तो याद होगा प्यारे बच्चों कि यह जो है अक्टूबर और नवंबर के बीच में इसकी बुआई शुरू हो जाती है। जो मानक समय है, मानक महीना है, वो क्या है? अक्टूबर से नवंबर के बीच में इसकी बुआई शुरू हो जाती है। तो यहां लिख सकते हैं बुआई जो है अक्टूबर से नवंबर। बोलिए, स्पष्ट दिख रहा है? यानी बुआई जो है इसकी अक्टूबर से नवंबर के बीच होती है। और कटाई कब हो जाती है? दिख रहा है ना प्यारे दोस्तों? दिख रहा होगा। और कटाई जो है, कटाई जो है कब होती है? तो मार्च और अप्रैल के बीच हो जाती है। मार्च और अप्रैल। जैसे इस समय वर्तमान में जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये आज जो है 30 मार्च 2024 है प्यारे दोस्तों। और इसका मतलब ये हुआ कि जो रबी की फसलें हैं अब वो पक गई है या पकने के कगार पर है प्यारे दोस्तों, और मार्च और अप्रैल के बीच में रबी की फसलें जो लगी हैं वो कट जाएगी, अप्रैल तक कट जाएगी। तो याद रखेंगे कि जो बुआई होती है अक्टूबर से नवंबर के बीच और कटाई होती है मार्च से अप्रैल के बीच। याद होगा, ये रबी की फसल की बात हो रही है। अब हम ये जानेंगे प्यारे दोस्तों कि रबी की फसल में कौन कौन फसलें आती है। तो अगर यहां बोलिए, यहां अगर दिख रहा है तो हम लिख दें
तो प्यारे बच्चों नीचे लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि स्क्रीन थोड़ा छोटा है, इसलिए आप लोग एडजस्ट करेंगे। रबी की फसलें बुआई और कटाई का समय यहाँ लिख दिया है, फिर इसको लिख लीजिए, तो फिर हम बाद में आगे जो है बताएंगे। हाँ, तो प्यारे बच्चों हम चर्चा कर रहे थे रबी की फसल के, तो चलिए यहां फिर से लिख लेते हैं रबी की फसलें। रबी की फसलें, इसमें हम पहले बुआई का समय बता दिए थे और कटाई का भी समय हम बता दिए थे, लेकिन फिर से दोहरा दे रहे हैं। यानी रबी की जो फसलें है वो बुआई होती है अक्टूबर से नवंबर के बीच, अक्टूबर से नवंबर के बीच, और कटाई कब होती है, तो मार्च से अप्रैल के बीच। ये हम बता चुके हैं, फिर से यहां बता दिए। अब इसमें कौन कौन सी फसल आती है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ एग्जाम्पल में कौन कौन सी फसलें जो हैं, उदाहरण में हम लिख देंगे यहाँ पे, जैसे, या उदाहरण में हम लिख दें कि कौन कौन सी है लगभग जो है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, जो फसल मार्च और अप्रैल के बीच में या उससे पहले कट जाती है वो सारे फसलें जो हैं रबी की फसलें होती है, जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सूरजमुखी, आलू, ये सारा जो है रबी की फसल कहलाती है। तो लिख लेते हैं प्यारे दोस्तों, जौ, चना, गेहूं, सरसों, उसके बाद से मटर, अटर मटर चटर पटर सब है, मटर, मसूर, सूरजमुखी, मसूर, सूरजमुखी, आलू आदि, बहुत सारा है। तो ये जितने हैं ये क्या है प्यारे दोस्तों, रबी की फसलें हैं। चलिए अब हम दूसरे फसल पर डिस्कस करेंगे प्यारे दोस्तों, वो है खरीफ की फसल। तो चलिए यहां लिख लेते हैं खरीफ की फसल। किसकी फसल, तो खरीफ की फसल लिखिए यहां पे, खरीफ की फसलें, खरीफ की फसलें। अब खरीफ की फसलें में हम ये देखेंगे कि उसकी बुआई कब होती है प्यारे दोस्तों और कटाई कब होती है। तो चलिए लिख लेते हैं बुआई और कटाई का समय। तो बुआई है और ये कटाई है, दिख रहा है ना, इतना तो दिखना चाहिए। बुआई और कटाई की समय देख लेते हैं। तो खरीफ की फसलें की बुआई का जो समय है दोस्तों वो है जून से जुलाई। क्या है, जून और जुलाई के बीच में होता है, जून और जुलाई। और कटाई के बारे में जिक्र करें तो वो है अक्टूबर से नवंबर के बीच उसकी कटाई हो जाती है। अक्टूबर से नवंबर। जिस तरह से रबी की फसल का उदाहरण हम लोग लिखे थे कुछ, उसी तरह खरीफ की फसलें का एग्जाम्पल भी हम लिखेंगे। तो अगर नीचे अगर नहीं दिख रहा हो तो बोलो हम नहीं लिखेंगे। तो चलिए जल्दी प्यारे बच्चों इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एग्जाम्पल में इसको बताएंगे। हाँ, तो हम लोग क्या पढ़े थे इसके पहले, हम लोग पढ़े थे खरीफ की फसलें,
और खरीफ की फसलें हमने ये बता दिया था कि इसकी बुआई कब होती है और इसकी कटाई कब होती है। तो जैसे हम लोग यहाँ फिर से थोड़ा सा लिख लें, याद रहेगा कि हम लोग पढ़े थे क्या। तो खरीफ की फसल के बारे में पढ़े थे, खरीफ की फसलें। और खरीफ की फसलें में प्यारे दोस्तों हम ये पढ़ लिए थे कि खरीफ की फसल की जो बुआई होती है प्यारे दोस्तों, वो जून और जुलाई के बीच में होती है। और कटाई कब होती है, तो कटाई अक्टूबर और नवंबर के बीच में हो जाती है। उदाहरण केवल बचा था प्यारे दोस्तों, उदाहरण जानना केवल बचा था कि खरीफ की जो फसलें होती है उसका एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है। तो पहला उदाहरण तो आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि वो धान होती है। पहला तो धान है एकदम। बाजरा भी होता है, ज्वार भी होता है, अरहर भी इसी श्रेणी में आता है, ठीक ना। तो मक्का भी हम लिख सकते हैं, ठीक ना। तो हो जाएगा यहां धान, बाजरा, ज्वार, मक्का भी आ सकता है आदि। ये जो है बहुत सारी और फसल हो सकती है, ये जो है खरीफ की फसलें में आती है। अब तीसरा जो बचा है, जो तीसरा हम लोगों को पढ़ना है प्यारे दोस्तों, वो है जायद की फसलें। कौन है, जायद की फसलें। जायद की फसलें। अब जायद की फसलें के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि जायद की फसलें की बुआई कब होती है और उसकी कटाई कब होती है। तो बुआई यहां लिख लेते हैं, यहां बुआई लिख लेते हैं पहले, और फिर यहां लिखेंगे कटाई, बुआई और कटाई। तो प्यारे दोस्तों बुआई के बारे में हम जायद के फसल के बारे में जानेंगे कि बुआई जो होती है वो मार्च और अप्रैल महीने में हो जाती है। कब होती है बुआई, तो मार्च और अप्रैल, एकदम क्रम से है प्यारे दोस्तों। मार्च और अप्रैल में क्या हो जाती है, जायद की जितने फसलें होती है उसकी बुआई हो जाती है। और कटाई कब होती है, तो जून और जुलाई के मध्य हो जाती है, जून और जुलाई। और इन जायद की फसल में उदाहरण क्या है, तो उदाहरण मिलेगा प्यारे दोस्तों जो बहुत लोग खाते हैं, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सब क्या है प्यारे दोस्तों, ये सब जायद की फसलें हैं जो अब मिलेगा, मिल रहा है मार्केट में देखने को मिल रहा है प्यारे दोस्तों। तो हम लिख सकते हैं खीरा, खीरा, ककड़ी, भेजो अपन बकड़ी, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज आदि। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों आज हम लोगों ने डिस्कस किया जो भारत की 3 फसलें हैं, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें। और तीनों का हमने कटाई और बुआई का भी समय बताया और साथ साथ इन तीनों फसल का उदाहरण और एग्जाम्पल भी हमने बता दिया। और एक पॉइंट और है प्यारे दोस्तों, यहां नीचे आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि भारत सरकार का जो फसली वर्ष होता है प्यारे दोस्तों, यानी भारत सरकार का जो फसल का वर्ष होता है वो 1 जुलाई से लेकर के और 30 जून होता है। तो यहां लिख लेते हैं इस पॉइंट को कि भारत सरकार का, भारत सरकार का, भारत सरकार का फसली वर्ष
यानी फसल का जो वर्ष होता है, फसली वर्ष वो 1 जून जुलाई है, 1 जुलाई, ठीक ना, 1 जुलाई से 30 जून होता है। क्या होते हैं प्यारे दोस्तों? भारत सरकार का फसली वर्ष 1 जुलाई से 30 जून होता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इसको लिख लीजिए और उम्मीद होगा कि ये जितने चीजें हम बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और हर बार कहीं ना कहीं ये पूछा करता है प्यारे दोस्तों, और ये स्पष्ट रूप से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो प्यारे दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। अगर हमारे चैनल से आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा जो भी वीडियो प्रोवाइड हम कराएं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिले। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए प्यारे दोस्तों बाय।